हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को लेके। तो देखिए, कल के लेक्चर के अंदर हमने हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट्स यूज होने वाले हैं, हमारे कोर्स में जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह डिस्कस कर लिए थे। जो जो हमें देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट किस तरीके से मेरे सबस्ट्रेट को रिड्यूस करने वाला है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए मेरे पास कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट देखने को मिलते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि मेरे रिएक्टेंट के सामने अगर ये रिएजेंट प्रोवाइड है तो ये रिएजेंट मेरे रिएक्टेंट को रिड्यूस ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा, ताकि आपको आसानी हो जाए ये पहचानने में कि हाँ मेरे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो रिड्यूस होके ही कुछ ना कुछ बन रहा होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसी सीरीज के अंदर हमारे फर्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के बारे में, दैट इज हाइड्राइड डोनर। सबसे पहली कैटेगरी है मेरे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड उसके अंदर मेरे पास जो सब कैटेगरी आएगी वो है हाइड्राइड डोनर को लेके। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्राइड डोनर क्या होते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं एंड हमारे पास जो डिफरेंट हाइड्राइड डोनर है उनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, राइट। क्योंकि हाइड्राइड डोनर हमारे पास बहुत सारे हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग एबिलिटी है किसी भी सबस्ट्रेट को रिड्यूस करने की। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट, दैट इज हाइड्राइड डोनर, दैट इज हाइड्राइड डोनर। अब देखिए, हाइड्राइड डोनर जो है मेरे पास वो दो टाइप के होते हैं। हाइड्राइड डोनर जो है वो दो टाइप के होते हैं। हाइड्राइड डोनर में भी न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्राइड डोनर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं और वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं। हाइड्राइड डोनर न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब है, वो हाइड्राइड डोनर जो कि न्यूक्लियस लविंग होंगे, वो हाइड्राइड डोनर जो इनिशियल ही स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियस लविंग होंगे, जो स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियस लविंग होंगे। जैसे कि अब इनके अंदर जो है आप एग्जाम्पल लिखते चलना ताकि आपको दिक्कत ना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनने वाली है। जिस तरीके से कल एक फ्लो चार्ट बनवाया था उसी तरीके से आज भी एक फ्लो चार्ट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपको सारी की सारी कैपेसिटी जो है रिएजेंट्स की वो एक ही जगह देखने को मिल जाए कि मेरे पास ये रिड्यूसिंग रिएजेंट किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस कर सकता है और किस सबस्ट्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस लविंग हाइड्राइड डोनर की, तो यहां पे मेरे पास कौन कौन से आते हैं, यहां पे मेरे पास आते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड जिंक बोरोहाइड्राइड। यहां पे मेरे पास ये चार रिड्यूसिंग रिएजेंट आते हैं जो कि न्यूक्लियस लविंग होते हैं और मेरे पास जो कि एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं डायरेक्टली जाके। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव, और H नेगेटिव अगर सामने वाली स्पीशीज दे रही है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकती है। अब मैंने आपको कल परसों एक बात बताई थी, H नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगी। अगर इसके सामने मैं कोई ऐसी चीज ला रहा हूं जो कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या ये इसके ऊपर अटैक कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो मेरे रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग कैसे हो सकते हैं। तो बच्चा देखो, मैंने यहां पर क्या बात की है, वो रिएजेंट्स जो कि हाइड्राइड देते हैं। कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो इनिशियली सामने से ही हाइड्राइड दे देंगे। ये सारे के सारे जो हैं जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में डाल दिए, जैसे ही मैंने इनके सामने जो है रिएक्टेंट प्रोवाइड कर दिया, ये सारे के सारे जो है H नेगेटिव ही देंगे और ये H नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक कर देगा, जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। लेकिन क्या पता मेरे पास रिएजेंट ऐसा हो जो शुरू में इनिशियली खुद तो क्या हो, वो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग हो और बाद में जाके हाइड्राइड दे दे। तो ऐसे रिएजेंट्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। टेंशन नहीं लेनी सर, सारा समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, सब यहां पे छपेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर की मैं बात करता हूं तो मेरे पास दो ही मेनली है, एक तो मेरे पास क्या है BH3 और एक मेरे पास है AlH3, ठीक है। एक मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक मेरे पास बोरोहाइड्राइड। ये दोनों कैसे हैं मेरे पास, ये दोनों मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है, बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टेट रूल बाय लेविस क्या कहा था, किसी भी चीज को अगर स्टेबलाइज होना है तो उसके पास ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। है कितने, 6, यानी कि इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इनिशियली तो ये क्या करेंगे, इनिशियली तो ये एक ऐसे
सेंटर के ऊपर अटैक करेंगे जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और फिर ये जैसे ही अटैक कर जाएंगे तो वो अटैक कैसा होगा मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इनिशियली तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही मेरे पास एक नेगेटिव डेंसिटी वाला जो स्पीसीज है इनके ऊपर अटैक कर देंगे, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये हाइड्राइड आयन डोनेट करते हैं सामने वाले स्पीसीज को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो इसलिए ये कैसे है मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, और ये कैसे है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, राइट। अब चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात करता हूं मैं आपके सामने सोलवेंट को लेके। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे पास सोलवेंट को लेके। यहां पर मेरे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहां पर इसको स्टार मार्क कर लो, यहां पर मेरे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके सामने आपको कभी भी, इसके अंदर आपको कभी भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। देखिए सॉल्वेंट पहचानना ना बहुत जरूरी होता है। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूजन कर जाते हैं, रिएजेंट गिवन होता है, साथ में उसका सॉल्वेंट गिवन होता है, और बच्चे क्या सोचते हैं कि एक रिएजेंट ये है, एक रिएजेंट ये है, और दो रिएजेंट समझ के दो बार कुछ ना कुछ अटैक करवा के कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस रिएजेंट के अंदर सॉल्वेंट भी होते हैं। देखिए एक सॉल्वेंट नाम की चीज होती है, सॉल्वेंट को कभी भी कंफ्यूज मत करना रिएजेंट से। क्या होता है, कई बार मान लीजिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके अंदर मैंने डाल दिया CCl4। बच्चे क्या सोचेंगे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कीटोन है, बच्चे क्या सोचेंगे, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसके बाद मुझे CCl4 गिवन है, तो CCl4 भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैक करेगा, और वो बच्चे क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को छोड़ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ होने ही नहीं वाला, यहाँ पे आगे फर्दर तो कुछ होने ही नहीं वाला। तो बच्चे जो है इस चीज को छोड़ आते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं सॉल्वेंट को पहचानना सीखो कि मेरे पास जो गिवन रिएजेंट है वो किसी ना किसी सॉल्वेंट में तो डला होगा ना। ऐसा तो है नहीं सॉलिड स्टेट में कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। सारी की सारी रिएक्शन के लिए मेरे को कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए मुझे एक मीडियम तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे एक एक्वस मीडियम तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास CCl4 जो है वो एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो सॉल्वेंट कभी भी जो है रिएक्ट नहीं करता मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ। तो इस चीज को याद रखो, सॉल्वेंट को पहचानना सीखो, रिएक्शंस को छोड़ के मत आओ ये सोच के कि इसका काम तो मुझे पता है, इसका काम मुझे नहीं पता है। तो ये बहुत जनरलाइज एग्जांपल दिया था, इतना आसान तो आता भी नहीं है, ये तो सब पहचान लेंगे कि सॉल्वेंट है। लेकिन कई बार बहुत खतरनाक से सॉल्वेंट आ जाते हैं जिसको देख के बच्चों को लगता है कि शायद ये बेस है, शायद ये न्यूक्लियोफाइल है, शायद ये इस तरीके से अटैक कर जाएगा, राइट। तो सॉल्वेंट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉल्वेंट को पहचाने बिना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करके आओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको साथ के साथ सॉल्वेंट का रोल बताता चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए बात करता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए हमेशा जो है हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए हम यहाँ पे जो है ऐसे सॉल्वेंट यूज नहीं करते जो कि प्रोटिक हो। यहाँ पे मेरे पास जो है प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। रीजन बिहाइंड दिस इज प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इन चारों रिड्यूसिंग रिएजेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये H नेगेटिव जो डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, अगर मैंने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, अगर मैंने एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, मान लीजिए मैंने H2O ही दे दिया, मान लीजिए मैंने H2O ही दे दिया, तो ये H नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो जहां पर इस हाइड्राइड को मेरे रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करना था, ये क्या करेगा, सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्शन शो करके H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब मेरा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जो मेरा रिएजेंट है, वो तो खराब हो गया, तो फिर मेरे को कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सामने हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो है यहाँ पे देखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरन लिखा होगा, ठीक है, या फिर कोई ईथर लिखा होगा, या फिर कोई ईथर लिखा होगा, या फिर मेरे पास यहाँ पे जो है CCl4 वगैरह लिखा होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये सारे के सारे अगर गिवन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे सॉल्वेंट है, कुछ और नहीं है। जबकि मैं बात करता हूं अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड की, तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए इस H नेगेटिव की इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कुछ टेंडेंसी होगी तभी तो कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हाइड्राइड आयन आएगा किसी भी सॉल्वेंट से H पॉजिटिव निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसकी कुछ ना कुछ एक टेंडेंसी होती है कि इसके पास कितनी पावर है, इसने कितनी मेहनत कर रखी है कि ये H पॉजिटिव को ग्रैब कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो है ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते मेरे पास,
ये मेरे पास जो है इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर प्रोवाइड नहीं करते हैं, इतने ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते हैं ये। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दे भी दिया, अगर ये इनके सामने मैंने पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दे भी दिया, तो ये वहां से जो है H पॉजिटिव को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट ग्रैब H पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ग्रैब नहीं कर पाएंगे H पॉजिटिव सॉल्वेंट से, तो ये जो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के अंदर भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात जान लो, पहचान लो, समझ लो, जहन में डाल लो कि यहाँ पे इन तीनों के सामने मैं जो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज कर सकता हूं, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सामने मैं पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कतई चाह कर भी यूज नहीं कर सकता हूं। रिएक्शन खराब करवानी है, अगर टाइम खराब करवाना है, तो बेशक आप यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, H पॉजिटिव लेके H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, सॉल्वेंट का खेल समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सॉल्वेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनते हैं, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे करवाने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपको पता हो कि मेरा सॉल्वेंट क्या करके देगा और कहां पे करके देगा, सॉल्वेंट क्या करके देगा और कहां पर करके देगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट के ऊपर हम बहुत बात करने वाले हैं, अभी बेसिक चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमें समझ में आ गया कि मेरे पास जो हाइड्राइड डोनर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक और एक मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर हो सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम किस तरीके से कुछ अटैक करते हैं। मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम जो है दो हेडिंग जो बनाई है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो है, हम जहां पर रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिएजेंट्स मेरे पास जो हैं वो किसके लिए यूज होंगे, हम ये सारे के सारे रिएजेंट्स यूज करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, यहां पे मेरे पास किस लिए यूज करने वाले हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए। इनके अलावा हमें कोई पढ़ना नहीं है। अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा आपको कोई कंपाउंड जहन में डालने की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कार्बोनिल कंपाउंड को लेके। अगर मैं बात करूं नेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए मैं ना सारा कंटेंट सेम है, बस इनकी थोड़ी एप्लीकेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा सा यूज बढ़ जाएगा, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बता देना ताकि आपके लिए भी वीडियो अवेलेबल हो सके। बाकी देखिए सिंपल सी बात है, बेसिक तो सबके लिए सेम होगा ना, चाहे नेट का हो चाहे एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ओवर पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, अगर आपको चाहिए कि मैं इनकी एप्लीकेशन बताऊं नेट के लेवल की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि आपके लिए वो सेपरेट वीडियो बन जाए। उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि ये IIT एग्जाम के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेट के बच्चों के लिए, राइट। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर मेरे पास कौन कौन से हैं, याद होने चाहिए, जहन में डालने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, तो न्यूक्लियोफाइल का नाम सुनते ही आपके पास जो 3-4 रिएजेंट्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे एकदम से माइंड में आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो पढ़ो, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये मेरे पास 4 रिएजेंट्स हैं जो कि मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर है। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, डायरेक्टली ही H नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। देखिए होता क्या है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन है, मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, कैसे गिवन होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और यहां पे मेरे पास H3O पॉजिटिव दे रखा होगा। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहां पे। अब आप सोचोगे सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव, ये तो आपने पता नहीं क्या कर दिया, बता कुछ और रहे हो, करवा कुछ और रहे हो। अरे बच्चा देखो, पहले स्टेप में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, एग्जामिनर आपको लिख के थोड़ा देगा कि ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। यही तो मैंने आपको कहा ना, आपको जानना है, पहचानना है कब मेरे पास क्या सॉल्वेंट है, क्या ये सॉल्वेंट है भी या नहीं है, और अगर सॉल्वेंट है तो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके सामने तो देखो मैंने क्या दिया हुआ है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन दिया हुआ है। यहां पे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अपना काम किया है, जो भी किया है। जैसे ही इसने अपना काम खत्म कर दिया ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम खत्म हो गया, उसके बाद मैंने जाके H3O पॉजिटिव दिया है। मैंने इसके साथ इसको प्रोवाइड नहीं किया, पहले इसका काम होने दिया है, उसके बाद मैंने H3O पॉजिटिव दिया है। और यहां पे H3O पॉजिटिव का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्कअप के लिए देते हैं हम,
सिर्फ और सिर्फ वर्कअप के लिए देते हैं मेरे पास। यहां पे अभी हम इसकी बहुत सारी बात करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, एक हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा, और वो हाइड्राइड आयन कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। अब मुझे दिख रहा है ये क्या है, कीटोन सिस्टम है। कीटोन में कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा, मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं है, इसीलिए जीओसी पहले करवाई थी, ठीक है। अब देखो हाइड्राइड आयन जो आया है वो कहां जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा और क्या बना लेगा मेरे पास, यहां पे जैसे ही इसने अटैक किया ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी, O नेगेटिव बन जाएगा और यहां पे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H आके लग जाएगा। अब यहां पे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सारा काम खत्म हो चुका है। अब देखो मैं इस O नेगेटिव को तो छोड़ नहीं सकता ना, ऐसे इस O नेगेटिव को तो मैं ऐसे कैसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज या फिर चार्ज फॉर्म में नहीं रहना चाहती, उसको चाहिए मैं स्टेबलाइज हो जाऊं। तो यहां पर शुरू में तो क्या होगा, काउंटर आयन के लिए लिथियम पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एज अ काउंटर आयन एक Li पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। लेकिन उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, H3O पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास H3O पॉजिटिव आ जाएगा। और मुझे पता है H3O पॉजिटिव जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये तो इसकी दुनिया तबाह होने वाली बात हो गई कि भाई जो चीज नेगेटिव चार्ज रखता है, जो चीज अपने आप को खुश मानता है, अपने आप को किंग मानता है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये क्या करेगा, जल्दी से इसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की ट्राई करेगा। कैसे, H पॉजिटिव देके, जैसे ही H पॉजिटिव दे देगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव ग्रैब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां चली जाएगी, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, OH देखने को मिल जाएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे, सबका मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन हर एक रिएजेंट के लिए सबका मैकेनिज्म नहीं करवाने वाला मैं। क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास मान लीजिए 6 डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, एसिड क्लोराइड होते हैं, एस्टर होते हैं, एनहाइड्राइड होते हैं, अमाइड होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। मैंने अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए करवा दिया, सोडियम बोरोहाइड्रेट, जिंक बोरोहाइड्रेट, ये सारे के सारे वही मैकेनिज्म शो करने वाले हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए, 4 से 5 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके अलावा आप बिल्कुल भी अपने मैकेनिज्म को प्रिपेयर नहीं करोगे बार बार, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप मैकेनिज्म थोड़ी ना लिखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, वहां पर बेशक समझ लिया मैंने आपको कि मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई स्टेप ऐसा गिवन होता है जहां पे मेरे पास विदाउट मैकेनिज्म किए मैं प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच सकता हूं। लेकिन रिएजेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। आपको पता है मैं रिएजेंट्स को ना बिना मैकेनिज्म के कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और कौन से अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल है। मैकेनिज्म मैं सबका कराऊंगा, एक एक चीज जो एक एक मेरे पास सबस्ट्रेट है सबका मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट पे आ रहा हूं, जिंक बोरोहाइड्रेट पे आ रहा हूं, इनके लिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा, बार बार आपको मैकेनिज्म करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी मैकेनिज्म नहीं करना है, आपको अपना हैंड बनाना है। देखो अगर आप धीरे धीरे चलोगे ना, तब एक ऐसे लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे जब आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो लेवल तक आपको अपने एग्जाम से पहले पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जितना टाइम होना है उतना सेव करना है। कुछ लोग कहेंगे कि सर पढ़ाने आए हो, पढ़ा लो ना, बार बार इतनी बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बातें कोई बताता नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए होना तो बेशक कोई टीचर की मतलब ही नहीं है। टीचर अगर बच्चों को बताएगा नहीं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या यूटिलिटी है, किस हिसाब से करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो टीचर तो फिर एक गाइड बुक नहीं होगी कि मैं बोले जा रहा हूं, एक टेप रिकॉर्डर हो गया, मैं बोले जा रहा हूं आप सुन लो, बस कोई फायदा थोड़ा ना ऐसे टीचर का। और मुझे बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है। मुझे चाहिए आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको हर एक वो बात बताऊं जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर जो आपको करनी चाहिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कीटोन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखो मैंने कहा था सोल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सोल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैंने यहां पे H3O पॉजिटिव की जगह ले लिया मैंने D3O पॉजिटिव, मैंने ले लिया D3O पॉजिटिव, तो यहां पे मेरे पास D3O पॉजिटिव क्या करेगा, D3O पॉजिटिव में मेरे पास प्रोडक्ट में चेंज क्या आएगा, OD लग जाएगा, ठीक है, OD लग जाएगा। और आपको पता है एग्जामिनर आपको कैसे कैसे ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन मेरे पास ये गिवन पाएगा, एक ऑप्शन मेरे पास
ये गिवन पाएगा, एक ऑप्शन मेरे पास ये गिवन पाएगा। और आपसे पूछेगा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता होगा, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास जो है ओ नेगेटिव ग्रुप के पास जो H आता है या फिर जो भी मेरे पास यहाँ पे काउंटर आयन आता है वो मेरे पास सॉल्वेंट से आता है, तो आप तो गड़बड़ कर जाओगे ना। तो इसलिए मैंने कहा मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि मेरे पास कौन सी चीज कहां से गेन होती है मेरे रिएक्टेंट के अंदर। लेकिन आपको मैकेनिज्म बार बार लिख के नहीं देखना। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ये चीज आती है, ये कहां से आती है, सॉल्वेंट से आती है, और ये चीज कहां से आती है, ये रिएजेंट से आती है। तो अब आपको बार बार क्यों बना के देखना है मैकेनिज्म शुरू में बनाओ, 5 बार बनाओ, 6 बार बनाओ, प्रैक्टिस करो ताकि हैंड बन जाए। जब तक मैकेनिज्म बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे यहाँ पे बातें नहीं छपेगी। ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। 4 बार पढ़ लिया आपने, बात बन गई। जब तक कॉपी में आपके खुद के हाथ नहीं चलेंगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो इस चीज को भूल जाना कि मैं विदाउट मैकेनिज्म करे याद कर लेता हूं, भूल जाओगे एग्जाम में, मैं बता रहा हूं भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस तरीके से जो है मेरे पास रिएक्ट करता है और किसी भी कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। अब बात आती है कि सर कितनी चीजें याद करें, कितने सारे तो आपने कार्बोनिल कंपाउंड के कंपाउंड बताए हैं कि कहां पे क्या होगा, कितने सारे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हमें कैसे याद रहेगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है। उसके बाद एक टेबल बनाने वाला हूं मैं आपके लिए कि मेरे पास जो है कौन सा रिएजेंट इसमें कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा, कौन से पे एक्ट नहीं करेगा। तो यहां पे मैं अगर बात करता हूं इनकी रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद मेरे पास होता है जिंक बोरोहाइड्राइड, उसके बाद मेरे पास आता है लिथियम बोरोहाइड्राइड, और उसके बाद आता है मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये मेरे पास है डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी का क्या रोल है वो देखते हैं। चलिए मेरे पास जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास एसिड क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एल्डिहाइड, उसके बाद मेरे पास कीटोन, उसके बाद मेरे पास एस्टर, उसके बाद मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद मेरे पास अमाइड। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि मुझे पढ़ने होते हैं मेरी किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने इनको ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया है जानबूझ के, क्योंकि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो मेरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कंपाउंड की वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है, जीओसी झोंक दो। जहां पे ऑर्गेनिक की बात आए जीओसी को नहीं याद करोगे गड़बड़ कर जाओगे, जीओसी को झोंक दो। कैसे, मेरे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्लोराइड क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर को क्या कर देगा, और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिव डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज पॉजिटिव डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास देखिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या करेगा, ये CH3 जो है ये प्लस आई इफेक्ट करेगा, और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, सॉरी पॉजिटिव डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इस पॉजिटिव डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, और एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इस पॉजिटिव डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब मैं यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इस पॉजिटिव डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और H तो मेरे पास कोई काम करता नहीं है, H तो बेला बैठने के लिए आया हुआ है, इसका कोई भी रोल नहीं है। तो कंपेयर करो इसको और इसको, इसमें मेरे पास ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इस पॉजिटिव डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप लगा नहीं हुआ। तो इसका इफेक्ट तो ये कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मेरे पास इसका इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है ना। तो ये मेरे पास क्या करेगा, पॉजिटिव डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव डेंसिटी जो है इसके कंपेयर में यहाँ पर ज्यादा होगी, और ये मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। और इन सब में ये मेरे पास क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है। ये मेरे पास क्या है, इन सब में मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक है।
सेकंड नंबर पे ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक प्लस आई दे रहा है और दूसरा भी क्या दे रहा है, प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे खाली एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, दो मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई से दे रहे थे, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप प्लस आई से दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप प्लस आई से दे रहा है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, ये दोनों मिलके पॉजिटिव डेंसिटी को ज्यादा कम करेंगे या फिर ये, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेरे पास दो प्लस आई ग्रुप है तो ये पॉजिटिव डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी और यहाँ पे जो है इसमें इसके कंपेयर में यहाँ पर ज्यादा होगी, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इससे ज्यादा है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे तो एस्टर आ गया, मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है इस मिथाइल ग्रुप के प्लस आई फैक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इनके थ्रू तो मैं जज कर नहीं सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस आई फैक्ट डोनेट करने वाला ग्रुप है, जबकि यहाँ पे मेरे पास एक प्लस एम से डोनेट करने वाला ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास एक प्लस एम से डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो ये वाला जो है इस पॉजिटिव डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये और अच्छे से प्लस एम डोनेट कर सकता है, ये मेरे पास और अच्छे से प्लस एम डोनेट कर सकता है, तो इसकी ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। और यहाँ पे मुझे पता है नाइट्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, नाइट्रोजन मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो ये अपने लोन पेयर को और ज्यादा अच्छे से डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो प्लस एम इफेक्ट जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में। जीओसी याद करो, जीओसी नहीं देखी है तो कोई फायदा नहीं है ये चीज देखने का, पहले जीओसी की सीरीज देख के आओ। अगर आप जीओसी से रूबरू हो, चाहे मैंने जो जीओसी पढ़ाई है उससे रूबरू नहीं हो, लेकिन किसी और टीचर से पढ़ी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीओसी का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ज्यादा अच्छे से लोन पेयर अपने डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है, ये वाला, सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एस्टर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर मेरे पास अमाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे पास, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मेरे पास जो डिफरेंट रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड, ठीक है, जिंक बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हैं, ये सारे के सारे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हैं। H नेगेटिव डोनेट कर रहा है, ये H नेगेटिव कहां जाएगा, इन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर जाएगा, इन सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब खुद बताओ इस H नेगेटिव की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कौन से सेंटर के ऊपर अटैक करने की होगी, जहां पे इसको सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जहां पे इसको सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां है, इसके ऊपर है। तो मेरे पास अगर इस H नेगेटिव को अटैक करना हो इनमें से इन सब के ऊपर, और मुझे ऑर्डर बताना है सबसे ज्यादा ऑर्डर किसके ऊपर होगा, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ एंड इसको सिक्स्थ। तो यहाँ पे मेरे पास H नेगेटिव का जो है अटैक करने का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड फिर सिक्स्थ देखने को मुझे मिलेगा। और ये मेरे पास है H नेगेटिव की अटैक करने की टेंडेंसी इन 6 सबस्ट्रेट के ऊपर, राइट। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल की वीडियो में देखेंगे क्या बात करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी आप अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम।